अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम हैं और सईद काजी हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जब से हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म को सज़ा हुई है, हमारे सियासी हालात दिन ब दिन उलझने लगे हैं। कहीं इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं तो कहीं धमकियाँ, कहीं सुनामी मार्च की आवाज़ है तो कहीं लॉन्ग मार्च की। जब मार्च की आवाज़ हो तो पीपल्स पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर से रायविंड तक मार्च की धमकी दे दी है। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी आज इस्लामाबाद में फैसला करेगी कि क्या करना है, जबकि तहरीक इंसाफ ये फैसला करेगी कि उन्होंने क्या करना है। तमाम सियासी जमातों को ये नहीं पता कि उनकी आपस की इस धींगा मुश्ती में, उनकी आपस की इस लड़ाई में कोई तीसरी कुव्वत भी मैदान में आ सकती है अवाम को संभालने के लिए। आप हमें कॉल करके बताइए कि मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त है या वज़ीर आज़म का अपनी कुर्सी पर बराजमान रहना दुरुस्त है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही कराची की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। इसके अलावा कसूर से एक अहम खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस बारे में हमें अपडेट करेंगे। असलम खान हमारे नुमाइंदे, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। समी साहब और काजी साहब की खबरें भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। जी काजी, सबसे पहले आप बताएंगे आपके पास आज की क्या खबर है। शाजिया, सबसे पहले जो हमने खबर मुंतखब की आज, वो खासी एक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। वो ये कि हमारा जो ये वसूलियों का टारगेट था, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिसे आप कहते हैं या फॉरेन डिस्बर्समेंट कहते हैं, वो ख्याल था कि $4.5 बिलियन हमें मिल जाएंगे, मगर हुआ ये है कि $1.16 बिलियन ही हमें मिले हैं और बात यहाँ तक ही नहीं है। इसी के साथ जोड़ के मैंने एक और खबर देखिए आज के जो हमारा ऑयल बिल है वो $11 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल की निस्बत 38% इंक्रीज़ है। और आपको याद होगा ना, बिलौर साहब कहते हैं कि अगर रेलवे नहीं है तो फिर क्या हुआ, कई मुल्कों में रेलवे नहीं है तो फिर जब इस तरह हम डिपेंड करें तो ये हालात हो जाते हैं। और फिर इसके साथ जुड़ी हुई खबर शादी, अभी तक 7.2 मिलियन हमारे सैलाब ज़दगान हैं जिन तक हम नहीं पहुँचे और $840 मिलियन दरकार है हमें। ये हमारी मैशियत की सूरत हाल है। ये वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं। और फिर इसके बाद अहलयारी की बात करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के झंडे तो वो जला ही रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का झंडा भी उन्होंने जलाया। और याद होगा सभी साहब, पिछले हफ्ते मैंने एक अर्ज़ किया था, किसी बड़े आदमी का कोट आपको सुनाया था कि हीरोज़ विदाउट हीरोइक डीड्स, कि बड़े बड़े सूरमा मगर उनके दामन कारनामों से खाली। तो ये क्या सिलसिला है। और फिर कराची से एक अहम और ख़बर कि जाली नर्सिंग स्कूल खुल गए और जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इस पे हम ये देखेंगे कितनी नर्सेज दरकार है। एक सेहत का शोबा है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तकरीबन एक डॉक्टर के साथ कहते हैं कि 8 नर्सेज होनी चाहिए, जो दुनिया का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 15 डॉक्टरों के पास एक नर्स है। और अगर वक्त मिला तो जैसे हम यूनान का जिक्र करते थे, अब ये तहरीक वहाँ से निकल के स्पेन की जानब जा रही है, क्योंकि यूरोप का क्राइसिस गया नहीं है किसी तरफ, उधर ही है, ठहरा हुआ। और लाखों लोग बाहर आए और वो एहतजाज कर रहे हैं कट्स के खिलाफ। इस पर बात करेंगे। सही जी समी साहब। शाजिया, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात फिर दोबारा एक डेडलॉक, जो भी रिसेंट विजिट हुआ मॉर्क ग्रासमैन और उनकी टीम का कैसा वो नाकाम, और उसका नतीजा आपने देखा, रात एक ड्रोन अटैक भी हुआ। यानी वो बावजूद इसके कि हमारी पार्लियामेंट कह चुकी है कि ड्रोन अटैक अनएक्सेप्टेबल हैं, हमले हो रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया ये मामला। और आगे अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर बात करेंगे, गौर करेंगे। इसके अलावा शाजिया, इसी हफ्ते यानी आज से 1 साल कबल 2 मई को, अब क्योंकि आज 30 अप्रैल है कि 2-3 दिनों के बाद 1 साल पहले बिन लादेन पर ऑपरेशन हुआ एबटाबाद में और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आज अगर कैसा मौका मिला तो इस पर नज़र डालेंगे। अगरचे बिन लादेन फिजिकली तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन उनका जो फ़लसफ़ा था एंटी अमेरिकनिज़म, अमेरिका दुश्मनी का, या जो उनकी ख्वाहिश थी कि हुकूमतें जो अमेरिका के तसल्लुत में उससे बाहर निकल सकें, वो हमें कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मिडल ईस्ट में। और इसके अलावा इस खित्ते में भी जो अमेरिका के बारे में जज्बात हैं, वो गालबन अपनी बुरे जज्बात जो अमेरिका के बारे में, वो अपनी पीक पर हैं। इसके अलावा आपने जिक्र किया स्पेन का कि उसमें बेरोज़गारी बढ़ गई। तो आज जो फ्रांस के इलेक्शन हैं, जिसमें लग रहा है कि सरकोजी जो मौजूदा सदर हैं वो हार जाएंगे, उसकी वजह से जर्मनी और फ्रांस में एक नई चपकलश छिड़ गई है कि यूरोप की जो नई ट्रीटी थी, जो एम्प्लॉयमेंट को यानी जो फिस्कल क्राइसिस है उसको काबू करने के लिए जो नया मुआहदा किया गया था सरकोजी और इसने एंजेला मर्कल ने जो किया था, जिसमें सारा यूरोप शामिल है,
क्योंकि उसको जो नए सोशलिस्ट सदर बनने वाले हैं उन्होंने चैलेंज किया। तो एक अनसर्टेनिटी और दोबारा जो यूरोप है उसमें जो क्राइसिस है, अगर सरकोजी हार गया तो इस बात का इम्कान है कि वो दोबारा बढ़ेगा। इस पर नज़र डालेंगे कि वो क्राइसिस किस किस्म का हो सकता है और हमें किस तरह से वो असरअंदाज करेगा। एक और ख़बर मिस्र से ये आई है कि सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बड़े कशीदा हो गए हैं और सऊदी अरब ने अपना सफ़ीर कायरो से वापस बुलाया कंसल्टेशन के लिए। और फिर एक सबसे अहम खबर जो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में पत्तों की में फिर दोबारा शाजिया, एक माँ थी, एक गरीब माँ जो बनने जा रही थी, 4 माह का बच्चा था उसके पेट में, लेकिन वो पुलिस तशद्दुद का शिकार हुई। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है कि पुलिस ने उसके घर में घुसकर उसकी पेट पर लाते मारी, जिसकी वजह से उसका 4 माह का बच्चा ज़ाया हो गया। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि काई साहब ये सब क्या है, वो पुलिस जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है वो हमें कहाँ लेके जा रही है। सही है, हमारे नुमाइंदे भी होंगे, इस पर उनसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है हमारी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। काजी साहब, आज भी चौधरी निसार ने कह दिया कि वज़ीर आज़म आकर तो दिखाएं, वज़ीर आज़म को नहीं आने देंगे। कब तक ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा? ये जो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों किया, क्या पहले पता नहीं था कि $32 मिलियन का इन्होंने अगर फ्रॉड किया? रहमान मलिक साहब कह रहे हैं बात करप्शन की नहीं है, करप्शन पे मामला तय हैं एक दूसरे से। करप्शन तो बन गई है दरअसल किसी बड़े सियासी ओहदे तक पहुंचने का एक इनाम, और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अगर आप देखें ना, जिस तरह समी साहब कहते होते हैं जी किक बैक्स जो है आप ऑफिशियली होता है कि किक बैक भी आपको मिलेगी। मामला ये नहीं, मामला सिर्फ ये है कि भाई देखें, हमें अपना वक्त पूरा करने दें, आप अपने वक्त पे तशरीफ़ लाइएगा। अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे। पहले नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर उनके, जब मैं अगर इमेजिन करूं कि उनके माहिती बैठे होंगे, कहेंगे तो जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन पे तो ये अब इतना बड़ा सवालिया निशान, तो उठें चलें जनाब। तो वो इधर से आए, इधर से ये सामने आ गया, और अब ये एक लड़ाई जारी है, बिल्कुल ऐसी जैसे टॉक शोज़ में नहीं लड़ते हमारे सियासतदान, इस तरह ये लड़ रहे हैं। और उधर से फिर तलवार सौंध के निकल आए निसार अली खान साहब, उन्होंने भी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इन्होंने उनको रॉबर्स कहा, लुटेरे कहा, इन्होंने रहमान मलिक साहब ने यानी शरीफ फैमिली को, और उन्होंने स्विंडलर करार दे दिया इनको। ये तो आला ख्यालात है हमारे सियासतदानों के आपस में एक दूसरे के बारे में, हम तो नहीं इसके बारे में बता सकते, लेकिन ये जो अपने बारे में राय रखते हैं वो सामने आई है। तो इसमें सिर्फ खेल ये है कि बस उनको रोकना है कि भाई आप जो है इससे आगे ना आए, बयान निशान देते रहें। ये इधर आप लैंड की लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर हम भी रायबंड में लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इसकी सिर्फ इतनी मौजूदा सूरत हाल में हम इन हालात की वजह से जो हम देख रहे हैं, जो सब कुछ फेस कर रहे हैं, मुतहम्मिल हो सकता है हमारा मुआशरा, हमारी आवाम? आगे यहाँ पे इतनी बेरोज़गारी है, लोगों के मसाइल ही ख़त्म नहीं होते, ऊपर से हमारी सियासत के मसाइल। शाजिया, ये तो एक बड़ा, जैसे काई साहब ने कहा, ये पॉलिटिक्स जो है 90 की दिहाई में वापस चली गई है। तवक्को ये की जा रही थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो बात तय हुई थी ना, वो ये तय हुई थी कि दोनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के जो उनका इक़्तिदार का जो टाइम होगा, जो इलेक्टेड टाइम होगा, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं करेंगी, ज़ातियात पर नहीं जाएंगी। अब हुआ क्या है, क्योंकि जो इस वक्त देखें काई साहब, ये जो सदारती इस्तिस्ना का मामला है ना, इसका बुनियादी जो मुकदमा है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो किया गया था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। अब पीपल्स पार्टी ने क्या किया, क्योंकि सदर साहब के ऊपर इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का और वही स्विस अथॉरिटी को ख़त लिखने का मामला था, रहमान मलिक साहब वही मुकदमा ले आए। यानी अब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये मलाइन करने की कोशिश की। रहमान मलिक साहब 4.25 साल पहले कहाँ बैठे हुए थे, अभी उन्हें याद आया। मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब बुनियादी तो ये चार्जेस पहले लग चुके हैं सारे, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस मियाँ साहब पर, और उसके बाद उन्होंने नवाज जरदारी साहब पर लगाए, बेनज़ीर पर लगाए, ये सारे चार्जेस पुराने हैं। अब इनको दोबारा रीसर्फेस क्यों किया गया कि अगर इंटरनेशनली अब शहबाज शरीफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं जी कि स्विस बैंक्स में इतने पैसे हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, तो उन्होंने आके ये दिखाया कि भाई साहब आप भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे। और कितनी ये खतरनाक बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में वो कह रहे हैं रहमान मलिक साहब कि अब मैं एक रेफरेंस नैब में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी वो फिर दोबारा आप मनी लॉन्ड्रिंग में इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, ये जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर अपने सियासतदानों को लेके जाएंगे। ये रविश बुरी है, इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फैसला किया गया था। काई साहब आपने सही कहा, इसका आवाम को कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ जो तवज्जो है मसाइल से हटाने की कोशिश है, या इसमें इतने ज्यादा उलझ जाएंगे कि उससे तवज्जो हट जाएगी। अब लोग, जैसे आपने कहा, गुर्बत है, अफलास है, तालीम नहीं है। कराची में लियारी में देखें क्या हो रहा है, केपीके में देखें, और सबसे बढ़कर बात आप देखें रात को बलूचिस्तान में तो जो हो रहा है, रात को फिर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। लेकिन क्या है, आज कौमी असम्बली में क्या बात होगी, चौधरी निसार साहब कहते हैं वज़ीर आज़म आए तो मैं देखूंगा क्या होता है, वज़ीर आज़म कहते हैं मैं आऊँगा कौमी असम्बली में। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये चीज़ें इस मुल्क के मफाद में नहीं है। सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए, और जो अवामी मसाइल हैं जब तक आप उन पर फोकस नहीं करेंगे, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा।
तो ये मसला वज़ीर-ए-आज़म इस तरह नहीं हल कर सकते थे? अपील के फैसले तक रिज़ाइन कर देते, ना मियां नवाज शरीफ को बोलने का मौका मिलता, ना किसी और जमात को मौका मिलता बोलने का। आइडियली ये बात बहुत अच्छी है आपकी, जो हाई मॉरल ग्राउंड्स होती ऐसी होना चाहिए उसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप एक जो पार्टी है या एक सेक्शन है उस पे हाई मॉरल ग्राउंड, जो हाई वैल्यू है मॉरल, उस पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। एतजाज साहब ने कह दिया ना, एतजाज साहब का बयान आ गया कि जी अब इनकी नाअहली का फैसला स्पीकर करेंगे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का उनका तो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर भी भिजवा लेटर भेज दिया वो, अगर हाँ, और ये भी कि अगर वो ये समझती हैं कि ये फैसला गलत है तो फिर ये गलत है। ये यानी ये आज स्पीकर के फैसले से कबल काजी साहब अभी उनके पास अपील का हक है। अपील तब वो दायर करेंगे जब वो आएगा तफसीली फैसला आ जाएगा। लेकिन जो शाजिया ने बात की, आपने जो मेन बात की, हमने खबरें भी बताई, खजाना खाली है। $33 बिलियन का हमारा इस वक्त जो हमारा डेफिसिट आ रहा है, पिछले साल ये 29 बिलियन था, उसमें $4 बिलियन का इजाफा हो गया। वो बैठे हुए बेचारे सारे, वो आपके जो सैलाब ज़दगान हैं, इतने बड़े इशूज़ हैं, वेरी एग्जिस्टेंस, जो आपकी फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस और वायबिलिटी जो है उसको इतनी बड़े खतरात लाक हैं। अब ये आ गए सामने कि नहीं हमारी करप्शन का नाम लिया, हमारा हम आपको भी इस पे तो बात ना करें। यही बात जो मैं बार बार कह चुका हूँ, इम्यूनिटी दरकार है सिविलियन जो हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट है, कि भाई ये जो मामलात है ना, ये माशी और ये जो दाएं बाएं पैसों का, इसको तो बंद करें भाई। देखें ना, वो हम उनको नहीं पूछ सकते कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट है या फौजियों को नहीं पूछ सकते हम, तो आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? ये अपनी अरीने पे अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वतन अजीज जो है वो उसको दरपेश है, और मुल्क के लोगों को दरपेश हैं वो मसाइल जो कि को हमाला की एक शक्ल के मसाइल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, जो मैंने आपको बताई। कुछ आप अब एक मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि काई साहब, ये इसको मैं जोड़ता हूं कि अमेरिका ने इस वक्त, हम अपने सियासत में उलझे हुए हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, और अमेरिका ने ड्रोन हमला कर दिया। हम ये बात करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की कि जी पार्लियामेंट में ये करारदाद आ गई है कि ड्रोन हमले ना किए जाए, और अमेरिका इस जो हमारी सोवरेनिटी है उसको बार बार वायोलेट कर रहा है। काई साहब, जब आपके पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट में जाके कहें कि पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही, पार्लियामेंट जो है वो करप्ट अफराद पर मुश्तमिल है, तो कौन सी हुकूमत जो है बैरूनी वो आपकी पार्लियामेंट का एहतराम करेगी? आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप खुद तो भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट किसी काबिल नहीं। समीर साहब, मैंने तो यही अर्ज किया ना, देखिए ना, आप और मैं एक पेशे में हम साफी हैं, इसी तरह ये सियासतदानों का भी तो एक पेशा है ना, एक पेशा है। इस पेशे में रहने वालों की एक दूसरे के बारे में राय तो मुरादा फरमाएं। एक कहते हैं आप आखिरी करप्ट आदमी है दुनिया, कहते हैं नहीं आप करप्ट, दिस इज द ओपिनियन दैट दे होल्ड, वो ये उनकी राय है। आप अपनी कम्युनिटी के बारे में सही। मुझे एक कॉल लेनी है फैसलाबाद से, हमारे साथ अब्बास है। हेलो, कट की। एक और कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, जफर। हेलो, ये भी कॉल कट गई। जी काजी साहब, मैं शायद ये कह रहा हूँ कि ये देखो ना, वो कहते हैं ज़बान खलक को नकारा है खुदा समझ वाली बात है कि ये अगर मिसाल के तौर पे ये केसेस थे नवाज शरीफ साहब पर, उन्होंने ये किया, उन्होंने लोन लिए, और तो 4 साल तक रहमान मलिक साहब, यही मैंने सवाल किया, 4 साल तक पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका मतलब उन्होंने जुर्म छुपाया उनका। इसका मतलब ये है कि ये तब सामने, ये एक ना बाहमी म्यूचुअल ब्लैकमेलिंग के खेल है। आप भाई हमें इस तरह अगर तंग करेंगे, अपनी गन्स निकाल रखी, हम भी आ जाएंगे, जो मौके पे निकाल के सामने ले आते हैं। जरूरत ये थी इस वक्त कि तमाम सियासतदान, भले उनके ये झगड़े चल भी रहे थे, एक दफ़ा इसको पसे पुश डालते। आप इस वक्त अमेरिका को एक मैसेज देते कि आप हम पर हमले बंद करें, और ये मामला बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन हमने रीइंबर्समेंट लेनी है, जो हमारी फौज खर्च कर चुकी है। कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में अमेरिका ने रोका हुआ है। हमारा ये जो अभी जो डायलॉग हुआ है वो अमेरिका ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया है। ड्रोन हमलों से वो बाज नहीं आ रहा है। सलाला चेक पोस्ट पर जो वाकया हुआ उस पर वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त सूरत हाल ये है काई साहब कि वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो सारा सामान है नेटो का, अमेरिका का अफगानिस्तान में, उसको निकालने के लिए पाकिस्तान का रास्ता ही चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो उनको सप्लाई जा रही है ना नॉर्थ की जानिब से, वो उनके जो वहां पर जो ममालिक के साथ मुआहदे हैं वो ये हैं कि वो सिर्फ फूड, और एक सेकंड मुझे ये खत्म कर लेने दे, सिर्फ फूड और दूसरी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो वहां से वो ना निकाल सकते हैं ना ला सकते हैं। उसके लिए अमेरिका को नॉर्थ में जो ममालिक हैं उनके साथ नए मुआहदे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन है, सियासतदानों को इकट्ठे होकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सारा गमो गुस्सा अमेरिका को दिखाना चाहिए कि हमारे साथ मामला तय करो, हमारी पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट है उस वो करो, और हमें जो हमारे फंड्स हैं, ड्यूज हैं जो हमारे, उनकी रीइंबर्समेंट करो। लेकिन यहाँ पर क्या पार्लियामेंट मुझे एक बात बताएं,
मैंने पाकिस्तान के जिन मसाइल का जिक्र किया वो उनमें सबसे बड़ा आपका डेफिसिट आ रहा है 7-8% के करीब, विच इज़ अलार्मिंग। और इसको फिल करते करते 150 रुपये का पेट्रोल खुदा न खास्ता खाकम बदन आपको करना पड़ता, 103 रुपये का तो आपने कर दिया। सवाल एक और है समी साहब, जिस तकलीफ का आपको एहसास ही नहीं है, जो आप पे गुजरी ही नहीं है, इनको ज़ाती तौर पर कभी डेफिसिट हुआ? इनके जो हाउस होल्ड देखें, इनकी रिहाइश देखें, इनकी ज़िंदगियाँ देखें, इनके वो मसाइल ही नहीं है जो वतन अजीज़ और आवाम के मसाइल हैं। जब ये नहीं होंगे तो फिर वहाँ क्या मसला होगा कि भाई आप गिलानी साहब हैं, हट बहुत हो गया, हटो भाई हमारी। ये कोई नहीं सोचता कि गिलानी साहब और उनकी जो इकनॉमिक माशाल्लाह टीम वतन अजीज़ के साथ जो कर गई है, जो भी नया आएगा उसके सामने ये जो मैं फिगर दे रहा हूँ $33 बिलियन का खसारा, इससे वो कैसे निपटेंगे, इसको कोई नहीं सोच रहा। बस हमें वहाँ पहुँचे, ये जाए और हम आए। ये इमरान खान साहब की एक अलग कहानी है, वो कहते हैं जी मैं इस मशीन को ठीक कर लूँगा, इसमें करप्शन बंद कर। देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल हमारी किस तरफ चलती है। आज मुस्लिम लीग नून की वर्किंग कमेटीज ने फैसला करना है अपने इजलास में, फैसला ये करना है कि वज़ीर-ए-आज़म को कैसे गालियां निकालनी है, वो अमेरिका के मुकाबले के लिए नहीं है कोई लॉन्ग मार्च कैसे करना है, कारकुनों को बाहर कैसे निकालना है। लॉन्ग मार्च नहीं है, वो पाकिस्तानी आपस में ही लड़ते रहेंगे। ये वो मैं अगर इजाजत है तो एक वो लतीफा सुना दूं छोटा सा। एक वो नुमाइश थी, उसमें हर बंदा अपनी प्रोडक्ट लेके आ रहा था, तो एक पाकिस्तानी वहां पर ना अचानक एक वो जार आ गया जिसमें वो कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे, लेकिन उस पर ढकना नहीं था। तो किसी साहब ने कहा इसको जल्दी जल्दी निकाल के फेंको। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, ये पाकिस्तान से आया, ये आपस में ऊपर से कोई भी कीड़ा नहीं निकल सकता, एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। ये हमारी हालत इस वक्त ये हुई। एक कॉलर है हमारे साथ, जाहिद UAE। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जाहिद। भाई मैं यूएई से बात कर रहा हूँ, और ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कि रहमान मलिक वजीर दाखिला जिसका काम है चोरों को और ये इन चीजों को पकड़ना, आज वो कैसे कह रहा है कि केसेस हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाए। क्या उसका यही काम नहीं है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाए और हकीकत बताए? ये बड़ी सही बात की उन्होंने। बिल्कुल यही बात है, अगर उनके पास अगर वतन अजीज का किसने असासा सामान लूटा है उनके ख्याल में, और उनके पास वो कह रहे हैं कि बड़े सबूत भी हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। बिल्कुल, मतलब ये तो ये लॉ एनफोर्समेंट का और काम। ये बड़ा अफसोसनाक है काजी साहब कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को टारगेट कर लिया, और रहमान मलिक साहब ने अब नवाज शरीफ साहब के 32 मिलियन मेरा थोड़ा सा आपसे और ज्यादा चोर, मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ है समी साहब। इन दोनों ने मिलकर अवाम को टारगेट कर लिया। ये देखें, ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, ये इकोनॉमिक डिजास्टर जो इन्होंने तख्लीक किया है, इनके ये है, इन्होंने अवाम को टारगेट किया। अब जाती देखें, सियासी सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल दयानतदार हैं, ये इनकी लड़ाई है आपस में। हम जी आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हम ठीक। और ये नीचे देखें कि भाई तुम लोग बारी बारी यहाँ हुकूमत करते रहे, एक इकोनॉमिक डिजास्टर में आपने तब्दील कर दिया। थोड़ा सा सोच रहे हो या नहीं सोच रहे थोड़ा कि कल कैसे गुजरेगी हमारी? ये डिजास्टर तो सही है, लेकिन ये सारा डिजास्टर सिर्फ दो बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमत दी की। इसमें बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जिन्होंने 64 साल में हजूर ये ठीक कर देते ना, 36 साल आधी हिस्ट्री में तो ये भी रहे ना, तो ये ठीक कर देते। इनका फेलियर है, फर्दर परसेंट इट नहीं, लेकिन आप सारा इल्जाम इन पर नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें हिस्सेदार को आधा कर दें, दे दें सबको, मगर ये रूलर है हमारे, ये रूलिंग क्लास के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कुछ सिविलियन, कुछ फौज के, कुछ जुडिशरी से, कुछ इधर, ये सब की जॉइंट जिम्मेदारी है और ये निभाई है इस तरीके से इन्होंने। एक कॉलर है हमारे साथ, जमान कोयटा से। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जमान कोयटा से जमान बोल रहा हूँ जी। जी जी। मैं यकीनन अभी इस वक्त एक बात हो रही है पॉलिटिकल मैच्योरिटी के ऊपर। दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को थ्रेट्स कर रही हैं। यकीनन इस वक्त जो है वो समी इब्राहिम साहब हमेशा जो है वो बेल आउट करवा देते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को, ये हमेशा अपने बेहतरीन दलाइल से बेल आउट करा देते हैं। क्या सारा इल्ज़ाम जो है इस वक्त देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ होकर बैठी, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम हर इल्ज़ाम उठा के इस्टेब्लिशमेंट पे लगा देते हैं। समी इब्राहिम साहब कोई क़यादत उस वक्त तक गुड गवर्नेंस कर नहीं सकती जब तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उसमें ना आए। आप मुझे बताएं, आप डिबेट्स इनकी देख लें, आप इनकी जो है आप इनकी नजरियात देख लें, आप इनके तफक्कुरात देख लें, यहाँ कहीं आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दोनों साइड से कहीं नजर आती है? कहीं यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे इस मुल्क में गदर लियारी में क्या हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे को थ्रेट्स कर रहे हैं। आप देखें लियारी में ऐसे लगता है, CNN पे देखें, BBC पे देखें, ऐसे लगता है जैसे इस मुल्क को बैरूत बना दिया गया है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बगैर आप कैसे पॉलिटिकल फोर्सेस को बेल आउट करवा देते हैं? हर रोज आप उनको बेल आउट करवा देते हैं। बहुत शुक्रिया जमान। ये बात जमान साहब आपने बिल्कुल सही की। मैं ये जो इस वक्त पॉलिटिकल इमेच्योरिटी ख़ास तौर पर ये गुज़श्ता 2 दिनों में जो आई है,
इसमें पाकिस्तान का कोई भी आदमी इन सियासी जमातों को बेल आउट नहीं करा सकता। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि ये सियासतदान इन पर एक बड़ा भारी फरीज़ा है। और अगर आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी हो तो हम इस वक्त यही बात कर रहे थे आपके फ़ोन से कब कि ये गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो सियासी सूरत हाल हुई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बंद कर दी गई थी। दोनों सियासी जमातों ने, कायदीन ने ये तय कर लिया था। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि इस वक्त ड्रोन हमले हो रहे हैं, लियारी जल रहा है, फ्लड्स वाले बेचारे परेशान है, नया फ्लड आने वाला है, KPK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन ये सियासतदान जिन मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनन उसका इस वक्त पाकिस्तान की फलाह से कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ, लियारी के बारे में आपने बात की। लियारी के इलाके गैंग वॉर में जो मुलविस अनासिर उनके खिलाफ कार्रवाई में जो वहाँ की पुलिस है, कांस्टेबलरी है, उसी शदीद मज़ामत का सामना है। इस वक्त लियारी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम और कुछ ईमेल्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी मज़ीद लाइव कॉल्स भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद, गिरफ्तारियों के बाद लियारी की सूरत हाल अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं संभली। इसी पर बात करते हैं। लियारी में वाकई अमन ख्वाब बनकर रह गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। बाबर सलीम, लियारी जिसे पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ के मकीनों का जो हाल है, अब तो वो भी पीपल्स पार्टी से पनाह मांगते होंगे। शादी, आप कुछ गलत नहीं कह रही हैं। मामलात इसी तरीके से गुज़िश्ता रोज़ जब हम लियारी में ऑपरेशन कवर कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जो लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, उसके भी उस इलाके से निकल कर बाहर आ रहे थे जहां वो जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का। ये इलाका है नवालेन चील चौक का। यहाँ से लोग बाहर आए हैं। उनका कहना यह था कि पीपल्स पार्टी की वजह से जो कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुसल्ला किया गया है लोगों के पास जदीद हथियार आए हैं, उनके वजह से ना सिर्फ इस वक्त पुलिस परेशान है बल्कि वो खुद भी परेशान है। दूसरी जानिब जो लोग अब नकल मकानी पे मजबूर हैं इस ऑपरेशन के लिए, उनके साथ कुछ बहुत अच्छा बर्ताव ना इंतजामिया की जानिब से सामने आया है, ना पुलिस की जानिब से सामने आया है। इवन के अब खाने के पास लोगों के पास कुछ मौजूद नहीं है और हैरानकुन तौर पर इंतजामिया और हुकूमत जो है वो इस काम का भी बंदोबस्त जरा सा नहीं कर सकती कि लोगों को एटलीस्ट शेल्टर और खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। आज चौथा रोज है ऑपरेशन जो है इस वक्त भी जारी है। अच्छा, एक बात क्लियर कर दें, जो भी शख्स टीवी देखता है उसके नज़दीक लगता है, वो समझता ये है कि पूरा कराची शायद जल रहा है, पूरे कराची की सूरत हाल ऐसे। इस बात को क्लियर कर दें कि लियारी के अलावा क्या कोई और इलाके भी ऐसे हैं जहां सूरत हाल कशीदा है या सूरत हाल ख़राब है वहां पर? देखिए शादिया, कराची में जो क्राइम है या कराची में जो जराइम की वारदातें हैं वो बड़ी मुख्तलिफ नौयत की हैं। जो लियारी का इलाका है ये है गैंग वॉर मुल्ज़िमान के तसल्लुत में, जो कि RPG-7 रॉकेट्स, आवान मोटर शेल्स, ग्रेनेड्स, G3 राइफल्स जैसे जदीद हथियारों से लैस हैं और पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ तो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है लियारी इस वक्त। लेकिन जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हरगिज़ नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हों, हैंड ग्रेनेड्स चल रहे हों। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें या इक्का दुक्का जो टारगेट किलिंग की वारदातें हैं वो इन इलाकों में ज़रूर हो रही हैं। इस वक्त जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया कराची का लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से है वो सिर्फ लियारी है। अच्छा बाबर, ये बताइए कि एक और भी खबर आई थी कि पीपल्स पार्टी के झंडे जलाए गए और जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तस्वीर भी जलाएगी। रवायती तौर पे तो बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है ये पीपल्स पार्टी का, तो क्या ये एक ख़ास ग्रोह है जो इनको निशाना बना रहा है या अब ये ओवरऑल लियारी के अवाम की कैफियत है और सोच है? काजी साहब, बड़ा अहम सवाल है, मुझे थोड़ा सा इस पे जो है वो वक्त दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ लियारी के इलाके में पीपल्स पार्टी के झंडे नहीं जले। गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन, MPR कॉलोनी, मलीर, 15 का इलाका, ये वो इलाके हैं, और डालमिया का इलाका, ये 3 दीगर इलाके हैं लियारी के अलावा जहां पर प्रोटेस्ट किया गया है लियारी ऑपरेशन के खिलाफ, और इन इलाकों में भी पीपल्स पार्टी के झंडे जलाए गए हैं। अब बात रह गई लियारी के इलाके में मौजूद उन लोगों की जो कि इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं, तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोई नए लोग नहीं है। कराची के कालादम पीपल्स अमन कमेटी जो इस वक्त पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मरकजी निशाना है, ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के झंडे तले
पीपल्स पार्टी की परों के तरे पलकर जवान हुए हैं। और इस गवर्नमेंट में जो गुज़िश्ता 4 साल गुजरे हैं, इस दौरान इन अफराद ने जिस कदर असलहा जमा किया है, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी भी जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी के ही सर पे है। अच्छा बाबर सलीम, इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी जो अपना स्ट्रांग होल्ड है उसमें एक ऑपरेशन कर रही है जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ। समी साहब, मैं इसको दूसरी नजर से देखूंगा। ये इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी अपने स्ट्रांग होल्ड में ऑपरेशन कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते कबल तक इनके अपने लिए काम करते थे, और अब जब वो MPA, MNAs और सेनेटर होने की तैयारी कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं क्रिमिनल होने के बावजूद मेंबर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली या सेनेटर की सीट लेने के लिए, तो पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अच्छा, वक्त कम है, यानी चलें आप करें। नहीं शादी आप करें, बाद में फिर हम प्लीज नहीं आप करें प्लीज। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इस जवाब दे दें कि जो लोग घरों में मैसूर बने हुए हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलें तो उनको अपनी जानों का डर है, जान बचाने की कोशिश करें, घर में रहें तो भूख सताए उन्हें, उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त किया गया? ग्राउंड पे खाने पीने के लिए आम आदमी, खुसूसन वो जो लियारी के मुतासरा इलाकों में इस वक्त अगर मैं कहूँ कि कैद हैं जबरी तौर पर, उनके लिए इस किस्म की कोई रिलीफ कैंप्स, कोई रिलीफ एक्टिविटी हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आती। और शायद सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त यही है कि वो आम आदमी जो इन गैंग वॉर और पुलिस के दरमियान लड़ाई के बीच में पिस रहा है, उसको पूछने के लिए ना पीपल्स पार्टी आगे आ रही है, ना कोई और सियासी जमात कोई कारकर्दगी दिखा रही है। मैं इस पर सिर्फ शुक्रिया बाबर सलीम, मैं कायद साहब एक ही इस पर बात करूंगा। बाबर सलीम साहब ने तो इसकी एक तौजीह पेश की, जो क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं, डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कराची का अमन उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर पॉलिटिकल विल ना आए, जो स्टेक होल्डर्स हैं। ये इल्ज़ाम लगाया मियां नवाज शरीफ ने भी कि बंदरबांट हो रही है, MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा। अब लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पहली दफा लियारी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऐसा एक्शन हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यह है कि कराची में अमन की बहाली के लिए जिस पॉलिटिकल विल का हम जिक्र करते थे, जो नहीं है, वो कोई किसी की दुआ कबूल हुई होगी या हालात को देख के वहां की जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये देखा होगा और उन्होंने वो ऑपरेशन शुरू किया। मुझे ये लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें हर जगह पर अगर इसी तरह की पॉलिटिकल विल का सामना बिल्कुल इजहार करें, डिस्प्ले करें प्रैक्टिकली, तो मेरा ख्याल है कि हालात ठीक हो सकते हैं। आज कराची के नहीं, वसूख से कैसे नहीं कह सकते कि अभी एकदम हालात ठीक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये तो कह सकते हैं वसूख से कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी ने अपने ही स्ट्रांग होल्ड में वहां पर एक उन्होंने वो जो उज़ैर बलोच हैं पीपल्स अमन कमेटी के, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, नुकसान पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक एक्शन किया। यही जो एक बेसिकली जो एक इसी तरह की कन्विक्शन है, अगर तमाम सियासी जमातों में अपनी अपने स्ट्रांग होल्ड जहां पर हैं वो आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि आज हालात बुरे हैं, कल ठीक हो सकते हैं। कुछ ईमेल्स हैं वो शेयर करनी है। एक USA से हमें ईमेल है, नाम नहीं बताया गया, पूछा यह कि मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि क्या आप लोग जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान क्यों छोड़ रही हैं, क्यों अपना करोड़ों रुपया बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये अपने आप को यहाँ पर सेफ जो है वो महफूज नहीं करते? आपके नज़दीक क्या ये वजूहत हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ? आप बाहर सेल फोन पर बात करने जाते हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं, आपका सेल फोन छीन लिया जाता है, आप किसी अच्छी गाड़ी में सफ़र करें, आपकी गाड़ी छीन ली जाती है, आप अच्छे कपड़े पहनकर वेल ड्रेस होकर बाहर जाएं तो आपको तावान के लिए अगवा कर लिया जाता है। क्या यही वजह है? इन्हीं बातों की वजह से समी साहब जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को यहाँ पर, ये USA से देखिए बात सुने, मैं भी USA में रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि आप हार्लेम में जब जाते हैं, मैनहट्टन में कितने आग सेफ हैं? मैं आपको अमेरिका के ऐसी जगह बता सकता हूं जहां पर आप दिन में भी नहीं जा सकते। मैं ब्रॉन्क्स में नहीं जा सकता था, मैनहट्टन से मैंने खत लिखा था अपने एक दोस्त को। तो ये कहना कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की सिचुएशन है कि बंदा सड़क पे मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकता, हाँ वाकयात हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी है मेरे भाई, लेकिन पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं है, उनको अच्छा करने की जरूरत है, इससे किसी को कोई ये नहीं है। लेकिन बाहर बैठे हुए लोग, मैं भी अमेरिका से अपने बच्चे लेके यहाँ पर आ गए हूँ और रह रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग बिल्कुल गैर महफूज हैं, ये कतई तौर पे गलत तासुर है। एक और ईमेल है, शाजी अब सराय की सूबे की मुखालिफत क्यों करते हैं? एक सवाल मुझसे भी किया गया। आप शरीफ खानदान की तरफ हमेशा उनकी बात करती हैं, क्या आप शरीफ बरादरान से पूछ सकती हैं कि क्या पंजाब पंजाबियों का नहीं, सिंध सिंधियों का नहीं, बलोचिस्तान बलोचियों का नहीं, खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनों का नहीं? समी साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो इस पर जरूर डिस्कस करें। पहले मैं जवाब दे दूं, ना तो मैं शरीफ बरादरान की बात करती हूँ, ना मैं सराय के सूबे की मुखालिफत करती हूँ। हम ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों से पूछ कर, वहाँ के लोगों की रजामंदी के साथ जो भी करना है, आपने भले एक अलहदा सूबा बनाना है, जितने सूबे बनाने, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से
तमाम सियासी जमातों को जो लेकर साथ फैसला किया जाए, मेरे ख्याल में वही बेहतर होता है। और मेरे से अगर ये गिला है कि शरीफ खानदान की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखें, मैं शरीफ खानदान की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मियाँ साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और जमहूरियत के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। एक डिक्टेटर ने हाथ बांध के उन्हें सऊदी अरब भिजवा दिया था, उन्होंने उस डिक्टेटर से सुलह नहीं की, बल्कि उन्होंने जब उनके वालिद जिनसे उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था उनका इंतकाल हुआ तो तब भी उन्होंने वापस आने के लिए डिक्टेटर से हाथ नहीं मिलाया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और मैं मियाँ साहब को जानता हूँ, अपने वालिद के साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक था, लेकिन एक असूल की बिना पर उन्होंने ये कहा कि वो नहीं। आप भी याद रखिएगा कि इस पार्टी का जन्म भी जो है एक मार्शल और इस मुल्क के सबसे खौफनाक मार्शल लॉ में हुआ था। वो तो सारी जमातों का मार्शल लॉ नहीं वो हुआ, वहां से कहीं ना कहीं तो सभी अभी ऐसे इस तरह कोई नायद होने वाली बात नहीं। मगर एक बात जो ईमेल में मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि हम सरायकी सूबे की हम किसी सूबे की मुखालफत नहीं करते, मगर हम एक जरूर बात कहते हैं 2071 सूबे बना दें इस मुल्क के, लेकिन अगर आप अपने वसाइल, इस मुल्क का खजाना, इस मुल्क की दौलत आम आदमी से शेयर नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये जी वो उसको रहीम यार खान से लाहौर आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? जिसकी रहीम यार खान में प्रॉपर्टी है। उस मजदूर का पूछे, उस गरीब आदमी का पूछे, उसको क्या मिलेगा इससे? तो इसलिए सूबे बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन लोगों को हिस्सेदार बनाएं। आम आदमी को आपने बराह रास्त तो सरायकी सूबे की मुखालफत नहीं की, लेकिन बड़ा टेक्निकली बड़े मैंने अपनी असूलियत मैं स्टेटेड पोजीशन दे रहा हूं कि अगर इसमें ये चीजें ये शामिल नहीं होती, अगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके मुल्क के वसाइल जो हैं वो 2-3% लोगों के अंदर घूम रहे हैं। 70-80%, 85% लोग जो हैं ना आप कोई मनसूबे बना रहे हैं, ना कोई उनकी फलाह के लिए कुछ कर रहे हैं। जो कट लगती है आम आदमी की, जो फंड्स है उस पर कट लगती है। एक सिर्फ सवाल करता हूं आपसे, एक सवाल करता हूं। रात फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया वो मुस्लिम टाउन वाले का, और साथ में शहबाज शरीफ साहब ने मजदूरों को 20 लाख रुपए इनाम भी दे दिया एक बादशाह की तरह कि ये इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। क्या रहीम यार खान, मुल्तान, डेरा गाजी खां, वहां पर प्रोजेक्ट इस तरह रिकॉर्ड टाइम में होते हैं? और सारे जो रिसोर्सेज आपने सिर्फ एक शहर, लाहौर मेरा शहर है, मैं रह रहा हूं, इसमें होना चाहिए, लेकिन आप सारे रिसोर्सेज निकाल के तो लाहौर में आप लगा दें। क्यों? यही वजह है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि आप हमें इख्तियार दें कि अपने रिसोर्सेज हम खुद जो भी हैं हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर सरायकी सूबा बनता है, सरायकी लोगों की विल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये कहना, जब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस निजाम में जो फेवर करता है खवास को, अवाम को अंडरमाइन करता है, उसमें आप जितने मर्जी ये निजाम तो बदल जाएगा ना। कैसे बदलेगा? जब लोकल बॉडीज आ जाएंगे, छोटे सूबे ज्यादा हो जाएंगे, लोगों को वहां मकामी लोगों को इख्तियार मिल जाएगा। हुजूर, इस वक्त जितने आपके हुक्मरान हैं, क्या उनकी माली हैसियत इस मुल्क के 85% लोगों से किसी की मुशाबत भी है? नो। तो फिर क्या मतलब है इसका? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जिनके पास पैसे हैं, इनके दिल में किसी का कोई दर्द नहीं है? नहीं है। गली मोहल्लों में जो लोग रहते हैं, जो काउंसलर बनते हैं, क्या वो अपने इलाके के लोगों के लिए काम नहीं करते? अगर इनके दिल में दर्द होता तो इस मुल्क में 1130 बच्चे डेली ना मरते मेल न्यूट्रिशन से और गुर्बत से। वो तो बच्चे काजी साहब मेल न्यूट्रिशन। मुझे आप ये बता दें, मुझे एक सवाल, मैं शाजिया मैंने यहाँ एक प्रोग्राम किया था, मैंने आर्टिकल 337 और 38 में तीनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें हैं इनकी, ये अपना काम पूरा नहीं कर रहे, जिसमें लिखा गया है कि रोजगार देना, सेहत देना, सस्ता इंसाफ देना, हर शहरी को तुम्हारा हक है। आप इस बात को नहीं मानते? मेरी बात सुनिए, ये बात सही है कि वो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सही है तो फिर सभी साहब माने कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप भी बात नहीं मानते कि जब बलदियाती निजाम यहाँ था, आपको जरदारी साहब की इम्यूनिटी की बड़ी बड़ी नजर आ जाती है? मुझे कोई नजर नहीं आती, आवाम की शिकल नजर नहीं आती। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब बलदियाती निजाम यहाँ था, आप नहीं समझते कि लोगों के लिए काम हुआ? देखें, होता है, इससे बेहतर होता है, लेकिन बहुत बड़ी बुनियादी या कोई रेडिकल चेंज नहीं आ जाती। क्या हुआ जहाँ बलदियाती इंतखाब हुआ तो क्या यहाँ गुर्बत बढ़ी है या कम हुई? मुझे कॉल लेने दें। फैसलाबाद से गुलफाम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी गुलफाम। सर, ये उनसे पूछिए कि ये जो वजीर आजम है या सदर साहब है हमारे जरदारी साहब, क्या ये अपने लिए सोचते हैं या अवाम के लिए भी सोचते हैं? जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ अपने लिए जो सोच रहे हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो इस वक्त गरीब से गरीब है वो मर रहा है, उसको एक रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ये जो बैठे हुए हैं बड़े जो है लोग, ये अपने आपका मफाद सोच रहे हैं। क्या इनको हक नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ सोचना, पाकिस्तान के लिए सोचना? क्या ये पाकिस्तान में नहीं रहते गरीब लोग? ये मैं आपको बताऊं, बात है ना, पाकिस्तान में वो यकीनन रहते हैं, मगर वो कौन से पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे बहुत आला किस्म के स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, अगर आप बीमार हो जाए तो आपकी हर चीज़ ये लादा है। और आम आदमी, जरा आप कितनी दफ़ा स्कूलों पे प्रोग्राम कर चुके हैं जहाँ गधे बंदे होते हैं जो आम आदमी के हैं, तो फिर हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करें हजूर? और हम अगर ना चीखें, क्योंकि जो पैसा इनके पास आता है
वो हमारे टैक्सेस से जाता है, आवाम के टैक्सेस से जाता है। वो हमारे ऊपर अगर खर्च नहीं होता तो हम रोएंगे। अच्छा, एक ईमेल का आप भी जवाब देते। यूएसए से है ज़मीर मिन्हास है, वो कह रहे मेरा सवाल ये है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो भी भोजा एयरलाइन का हुआ, क्या तमाम मुसाफिर इंश्योर्ड थे, इन्हें वो पैसा मिलेगा? जो उस पर खबर आई है वो ये है कि हमने ना उनके वो पैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस हवाले से तो नहीं दे रहे, मगर 5 लाख की खबर सुनी थी समी साहब, और उस पर बहुत से टीवी प्रोग्राम्स भी हुए थे। लेकिन एक और भी पता चला था कि अगर आप इंटरनेशनल रूट पे सफ़र कर रहे हैं तो फिर आप पे एप्लीकेबल होंगे वो लॉज जो कि आलमी हैं, और अगर आप इंटरनल आपकी है फ़्लाइट तो फिर आपको जो इंटरनल लॉज हैं, और मेरे ख्याल में इसमें मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज मैं आफ्ती काफ़ी आपको बता रहा हूँ, 5 लाख रुपया का उन्होंने कहा था कि हम देंगे शायद। आपने सही कहा कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसके लिए एक अलहदा स्टैंडर्ड है। जो कैरियर है उसको इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसमें यह है कि कम से कम $50,000 की इंश्योरेंस होती है पैसेंजर की। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सारा मामला है वो तो कवायद व ज़वाबत की तो कोई बात ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है। और वो पुराने जहाज फौजिया भाब आई थी टीवी पे और उनसे हमारे एक प्रोग्राम में सवाल पूछा गया था कि क्यों आपने ये कम कर दिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे माशियालात इस किस्म के हैं कि हम ये पैसे नहीं, वो जो पैसे उन्होंने कम किए ना वो तो सरकार जो इमदाद दे, लेकिन बेसिकली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो भी कंपनी जो भी एयरलाइन आती है बिजनेस करने के लिए, जवाबत के मुताबिक अगर वो इतनी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती अपने पैसेंजर के लिए तो उसको जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जी एक कॉलर और हमारे साथ लाहौर से हुसैन। हेलो हेलो जी। हेलो जी 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 बात कीजिए। मैं हुसैन शाह बोल रहा हूँ लाहौर से जी। जी जी बेसिकली मेरी बहन, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम समी साहब वगैरह और ये मुल्क के मुतालिक और डिस्कस हो रही हैं, ये हमारी प्रॉब्लम इस वक्त रेनिंग प्रॉब्लम नॉट दीज व्हाट वी आर पॉइंटिंग एट। इस वक्त है महंगाई 300% ज्यादा, इज्जत नफ्स की हिफाजत आम आदमी की उसी तरह जैसे ये महलों में बैठे हुए मुल्तान के महलों में और इनकी हिफाजत करती हैं सब डिपार्टमेंट्स, 90% लोगों की ऐसे नहीं होती। नंबर 3 है हमारी कौमी गैरत, नंबर 4 है हमारे वोटरों में ये गैरत जगानी कि खुदा के वास्ते पार्टी को नहीं इंसान को देखो। आप जरा गौर से मेरी बात सुने और मुझे आउट ना करें। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। हिंदुस्तान अमन की आशा, आप सोचें हम वो, मैं लफ्ज अब इस्तेमाल करते हुए बेगैरत बन चुके हैं कि हमने जिस मुल्क ने हमें हर मुकाम पर नुकसान, में छोटी एक मिसाल दूंगा, हर मुकाम पर हमें नुकसान पहुंचाया, हमारी ईंट से ईंट बजा दी, हमारे मुल्क में 14 डिवीजन फौज दाखिल करके हमें 2 लख्त करने में मदद की हमारे दुश्मनों की, उसके बाद हमारा पानी बंद कर दिया। ताकि हम तो वो बेगैरत लोग हैं कि हमारे। बहुत शुक्रिया हुसैन। आपने मजीद कोई बात करनी है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वैसे आपकी बात समझ में आ गई। जी समी साहब। जी, उन्होंने जिन अवामिल का जिक्र किया, जिन चीज़ों का जिक्र किया वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। बिलाशुबा जो हमसाए हैं उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, अमन के साथ, लेकिन कोई असूलों पर या कोई इस तरह से नहीं कि आप अपनी जो आपके मुल्की मफादात हैं उनको आप नज़रअंदाज करें। लेकिन एक हुसैन साहब ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको कि मुल्की मफादात, जैसे आपने कहा ना कि महंगाई नंबर 1 आपने इशू करार दिया, इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस बात से जुड़ा हुआ है कि हमारे हमसायों से कैसे ताल्लुकात हैं और हम अपने डिफेंस पर कितना खर्चा कर रहे हैं, और फिर हम अपने जो हमारे सियासतदान हैं इस वक्त बिलाशुबा वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि उनको कितनी हमने उनको वो इख्तियार दिया है सारे मामलात को हल करने के लिए। आज अगर पाकिस्तान में गुर्बत का मसला है, महंगाई का मसला है और सब्सिडीज हुकूमत कट कर रही है क्योंकि पैसे नहीं है, किसी सियासतदान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर जो बजट जा रहा है उसमें कट करके कोई हेल्थ में दे दे, कोई एजुकेशन में दे दे। उसके लिए मैच्योरिटी की जरूरत है, उसके लिए सियासतदानों में अखलास होना जरूरी है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम अगर जब तक उसके कस्टोडियन नहीं बनेंगे, उन सियासतदानों के पीछे आगे खड़े नहीं होंगे, जब वो ये काम करेंगे उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकता। अब कुछ आपकी खबरों की तरफ आ जाते हैं। जी काल सर। शाजिया, मैंने जो खबरें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक तो मैंने आपको कहा कि फॉरेन जो हमारी डिसबर्समेंट्स थी उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। 4.5 बिलियन का हमारा टारगेट था 9-10 महीने जो अभी इस फाइनेंशियल ईयर के गुजरे हैं, तो उसमें 1.16 बिलियन टोटल आए हैं। और इसके साथ साथ शाजिया हमारा ये ख्याल था कि कुछ पैसे आने थे, 800 मिलियन इत्तलात से आने की तवक्को थी, फिर 3G लाइसेंसेस से 800-850 मिलियन आना था। वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे, तो एक बहुत बड़ा डेफिसिट का गैप है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा जो बिल है सिर्फ तेल का, उसमें 38% इजाफा हुआ है।
अब हम गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कोई हमारी ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। हम ये कहते हैं ना समी साहब के फ़ौज से लड़ना पड़ेगा, फ़ौज से भी लड़ना पड़ेगा, ये बाहर के जो सेठ हैं इनसे भी लड़ना पड़ेगा, इनसे भी नहीं ये लड़ सकते। ये इनकी हालत ये है कि इंपोर्टेंस इनकी ये है कि इस आवाम के मफाद के लिए ना अंदरूनी तौर पर सियासतदान कुछ कर सकते हैं, ना बैरूनी तौर पर। अपनी आबादियों को बचाना पड़ता है। वो तो शार्क्स आएंगी आपका खाने, आपका गोश्त नोचने आएंगी, वो आप हमारी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर आप में ताकत नहीं है, हमने वोट, मैं पहले कह चुका हूँ यहीं बैठ के, वोट दिया आपको, आइन की ताकत दी आपको, टैक्सेस दिया, आप अपना काम ही नहीं करते तो भाई मैं क्या करूँगा? मैं इसके लिए, इस काम के लिए मैं एस्टैब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता कि ये अपना फ़र्ज अदा नहीं कर रहे बिकॉज उनकी वजह से। ये बात गलत है। और फिर इसका नतीजा क्या निकल रहा है ये आप देखिएगा कि ऑयल बिल इतना बढ़ गया। और मैं छोटे छोटे एक मैंने खबर आपसे और अर्ज़ की थी कि $840 मिलियन दरकार हैं, जो 7.2 मिलियन लोगों को हम अभी तक नहीं पहुंच सके। 5.2 मिलियन लोगों तक हम पहुंचे हैं जिन जो सैलाब की जद में आए थे, उनको किस हद तक रिहेबिलिटेट भी किया, मगर दे नीड मोर हेल्प, लेकिन फंड्स नहीं है। और ये जो 7.2 मिलियन है, इनके साथ क्या गुजरी है, क्या बीत रही है, ये कहाँ है, ये हमें कुछ नहीं पता। और ये मैं आपको जो फिक्र दे रहा हूँ ये यूनाइटेड नेशन का है कि इतनी रकम हमें और दरकार। अब मामला क्या, यहाँ रकम नहीं है क्या? यहाँ इस मुल्क में पैसे नहीं है, मगर वो किधर है? वो पैसे आप 1500-1600 अरब डॉलर साल का जो है वो करप्शन की नज़र कर देते हैं। और फिर और आप बात देखें, मुल्क में सिर्फ अगर तरक्की हो रही है तो इनके घरों में पता चलता है जी फलां अहदे पे जो बैठे हुए हैं साहब, उनके 3 घर फलां जगह बन गए हैं, एक उस जगह बन गया। इस मुल्क का जो है वो कोई हमें एक इंडिकेटर नहीं बताता कि ये बेहतर हो रहा है, वो बेहतर हो रहे हैं। और एक ये इन्होंने बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की शाजिया, जो टैक्स है वो गरीब यानी जो बेचारा जो मुलाजमत पेशा मर्द जो लोग हैं वो दे रहे हैं, जो जिन पे टैक्स देना चाहिए। और अभी टैक्स और आ रहा है बाय द वे, इस बजट में जो सैलरीड क्लास है उस पे और टैक्स तो यानी आप देखें ना कितनी बड़ी ज्यादती है कि सैलरीड क्लास पे आप टैक्स लगा रहे हैं लेकिन टैक्स नेट बढ़ा नहीं रहे। वो जो बड़ा बड़ा जागीरदार है जिसकी इतने बड़े बड़े बागात हैं, इतनी फसलें वो उठाता है, उस पर आप कोई टैक्स नहीं लगा रहे। जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उस पर आप टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन सैलरीड क्लास पे आप टैक्स लगा के तो उन्हीं की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, मार रहे हैं गरीब आदमी को। जो बेचारा देखें, जो बिजनेसमैन होता है ना उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम उसके बढ़ जाते हैं जब कारोबार अच्छा हो। लेकिन एक बंदा जिसने 15,000-20,000 रुपए महीना तनख्वाह पे गुजारना है काजी साहब, वो तो उतने पे गुजारेगा। क्या कह रहे थे इज्जत नफ्स 80% लोग पैसों से होती है ना। आप अपनी जो इज्जत नफ्स को कैसे बरकरार रखते हैं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। ये हम इस मकाम पे लोगों 30 सेकंड्स रह गए। आपने वो उसामा बिन लादेन के थोड़ा सा देखिए, उसामा बिन लादेन को आज यानी इस हफ्ते वेंसडे को उनकी परसों उनकी वो है डेथ एनिवर्सरी होगी, वो तो मार दिया फिजिकली, तो वो एलिमिनेट हो गया काजी साहब। लेकिन पूरी दुनिया में खासतौर पर अमेरिका में ये जो बातें आ रही हैं प्रेस में कि अगर आप उनके नतायज देखें तो क्या नतायज क्या निकले कि इस वक्त मिडल ईस्ट में खास तौर पर जो एंटी अमेरिकन एक सेंटिमेंट है वो अपने अरूज पर है। जो उनका फलसफा था बिन लादेन का कि जनाब जो हुकूमतें हैं उनको अमेरिका के तसल्लुत में नहीं होना चाहिए और मुसलमानों को अपना निज़ाम हुकूमत खुद होना चाहिए, उनका बनाना चाहिए और उनके अपने हकीकी नुमाइंदे इक़्तिदार में हो। उसमें देखें मिस्र में क्या हुआ, दूसरे जो ममालिक हैं उनमें क्या हुआ, और सारे के, और फिर देखें अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस पूरे खित्ते में जो इस वक्त अमरीकी पॉलिसी थी उसको अगर कोई रुकावट बना तो वो ये एक सोच है। बहरहाल फ्रांस का रह गया, वो कल जिक्र करेंगे और इस पर भी तफसील से कल 2 मई को करेंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल में इसमें सियासतदानों से यही अपील है कि मुल्क और किसी नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता, इसलिए आपस की लड़ाइयों में उलझने की बजाय बेहतर होगा कि आप आवाम के मसाइल को देखें, उन पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।